हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि कल जो है हम पर्यावरण आंदोलनों पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों को जो है हम आज इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण से जुड़े कुछ आंदोलन। तो आपने +2 क्लास में पढ़ा होगा कि चिपको आंदोलन, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जिन क्वेश्चंस को मैं आपको बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको जो है आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और फिर आप ये सोचेंगे कि काश उस टाइम हमने जो है वो पढ़ लिया होता। इसलिए जब भी मैं फोकस करके बोलती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है तो उसका मतलब है कि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण जो आंदोलन हुए हैं पर्यावरण को लेकर, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में भी कहाँ पर हुआ था, तो ये रैनी गांव है, गांव का नाम है रैनी, वहाँ पर जो है ये हुआ था। और ये पर्यावरण को बचाने के लिए जो है चिपको आंदोलन वहाँ पर किया गया था। चिपको आंदोलन में ऐसा था कि कुछ जो लोग थे वो पेड़ों को काट रहे थे और स्थानीय जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो जाके पेड़ों से चिपक गए थे। इसलिए जो है इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा जो नदी है वो इन तीनों ही राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों की नदी है नर्मदा। तो इन तीनों में ही नर्मदा को बचाने के लिए जो है वो आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1980 में। ठीक है, 1980 में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जो आंदोलन थे, पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन थे, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने इनमें बहुत योगदान दिया है। तो जो मेधा पाटकर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों ही जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, इन तीनों ने ही जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनके अलावा जो भी नाम होगा वो आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, और इन तीनों में से अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, तो ये तीनों ही आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया भी हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना। जो टिहरी बांध परियोजना है, ये भी आपको पता है कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी बांध से रिलेटेड ही ये परियोजना है और इसका जो विरोध है वो किया गया था। और इसका विरोध किसने किया था, तो वो थे आपकी वीरेंद्र दत्त सकलानी, जिन्होंने इस परियोजना का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शांत घाटी परियोजना, या फिर आप इसको साइलेंट वैली परियोजना भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि केरला में जो है आपकी साइलेंट वैली है, इसलिए केरल में ही जो है ये परियोजना चलाई गई थी, शांत घाटी परियोजना। और इसका जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी को जाता है, ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, ये आपका महाराष्ट्र में चलाया गया था और जो दलित लोग थे उनके उत्थान के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये थे आपके कुछ पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आंदोलन चलाए गए थे। अब हम देखते हैं कुछ आयोग जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू इन्फॉर्मेशन, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आपका जो है कब आया था, ये आपका आया था 2005 में। ठीक है, सूचना का जो अधिकार है ये 2005 में आया था। फिर है हंग पार्लियामेंट, या फिर इसको हिंदी में त्रिशंकु संसद कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो जब 9th जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो है 1989 में त्रिशंकु जो संसद है, ये जो टर्म है ये हाईलाइट हुई थी काफ़ी ज़्यादा, हंग पार्लियामेंट। तो ये भी आपने याद रखना है, 1989 में 9th लोकसभा इलेक्शन में के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
ये कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस भी हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। 1985 में जो है आपका दल बदल विरोधी जो अधिनियम है वो आया था, ठीक है, 1985 में। और ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा लिंक, आप वहां पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ था, ठीक है, कि दल बदल विरोधी जो कानून है वो कब लाया गया था, तो वो 1985 में आया था। और इसके लिए जो है 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संवैधानिक संशोधन है वो हुआ था, ठीक है। और अगर अनुसूची की बात की जाए तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। फिर हम देखते हैं 61 अमेंडमेंट 1989। देखिए पहले जो है वो आपकी मताधिकार की जो आयु है, ठीक है, वोट डालने की जो आपकी आयु है वो पहले 21 ईयर्स होती थी, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 1989 में हुआ। और उस समय जो है 1989 में 21 साल से जो है आपकी आयु को कम करके 18 साल कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की ज़्यादा संभावना है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजेपी का गठन कब हुआ था, तो बीजेपी का गठन भी आपको याद रखना है कि कब हुआ था। बीजेपी भाजपा आपकी 1980 में बनी थी, ठीक है। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया, आप ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, आप देख सकते हैं जाकर। ये बाबरी मस्जिद को जो है 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, अयोध्या में ये है बाबरी मस्जिद आपकी, ठीक है। अब जो है इस पे हिंदू मंदिर बनवा दिया गया है। फिर हम देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी का मतलब यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस से नहीं है, यहाँ पर एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये है यहाँ पर एलपीजी का मतलब। और ये एलपीजी जो है ये आपका 1991 में आया था, उस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, लेकिन जो वित्त मंत्री है वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनका इसमें बहुत योगदान है एलपीजी लाने में। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, पिछली बार क्वेश्चन आया था काका साहेब कालेलकर जो आयोग है, वो कालेलकर जो आयोग है वो किससे रिलेटेड था, तो वो आपके काका कालेलकर के अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था, इसलिए इसका नाम जो है कालेलकर आयोग रखा गया था। ये जो है आपका 1953 में बना था आयोग, और ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित था, ठीक है, ओबीसी से संबंधित। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपका गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो नारा है वो आपका 1971 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। फिर है बामसेफ। बामसेफ जो है बामसेफ की फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, 1978 में इसका गठन हुआ था, और बाबू कांसीराम जो है इसमें प्रमुख योगदान था इनका, ठीक है। नेक्स्ट है मंडल आयोग। मंडल आयोग जो है ये आपका 1978 में बना था। फिर है शाहबानो केस। शाहबानो जो केस है ये 3 तलाक से संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए, और 1986 में जो है ये शाहबानो केस आया था। फिर हम देखते हैं गोधरा कांड कब हुआ था। गोधरा कांड जो है वो आपका 2002 में 27 फरवरी 2002 को गुजरात में हुआ था गोधरा कांड, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये +2 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें से बनाए गए हैं नोट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो है +2 की जो बुक थी आपकी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या फिर वो आपकी हिस्ट्री की बात करूं, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए जो है मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए हैं। फिर हम देखते हैं 6 अगस्त 1945 को जो है जापान के नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा पर जो है बम कब गिराया गया था, तो आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है कि 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था, ठीक है। तो ये थे आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब जो है हम कुछ नेशनल जो पार्क है उनकी बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क में से भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेने हैं और याद रखने की कोशिश करनी है।
यहाँ पर जो है कुछ ही नेशनल पार्क दिए गए हैं, क्योंकि इतने सारे इसमें कवर नहीं हुए। जो इसमें दिए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं हिमाचल। हिमाचल में जो है आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वृहद हिमालय, तो ये इसका मतलब है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए, आप हिमाचल से हो तो। और फिर है इंद्रकीला, इंद्रकीला भी आपका हिमाचल में है। खीरगंगा भी हिमाचल में है। पेन घाटी नेशनल पार्क और सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपने हिमाचल की जो नेशनल पार्क है वो याद रखने हैं। फिर देखते हैं हम जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में है सिटी फॉरेस्ट, दाचीगाम, हिमिस और किश्तवाड़। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है दाचीगाम और किश्तवाड़। और ये जो आपका हिमिस यहाँ पर दिया हुआ है ये गलती से लिख दिया हुआ है, क्योंकि हिमिस जो है पहले तो आपका जम्मू कश्मीर में था, ये आपने हिमिस जो है ये आपने जम्मू कश्मीर में नहीं ऐड करना है। हिमिस जो है ये अब लद्दाख में है, ठीक है। आपको पता है कि लद्दाख जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो लद्दाख में है आपका हिमिस या फिर हेमिस नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर में आपने ये ऐड नहीं करना है। दाचीगाम और किश्तवाड़ आपने याद रखने हैं। फिर हम देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में है आपके मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव। केवलादेव देखिए इस बार जो है फिर से रिलेट करके बताऊँ तो केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है वो कौन से राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है। और रणथंभौर ये भी आपने याद रखना है, और सरिस्का ये भी राजस्थान में ही है, ठीक है। फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में है आपके कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये भी आपने याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी आपके बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिनमें पहला है जिम कॉर्बेट। देखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जो है इसका नाम बदल कर जो है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है। तो इस बार उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसका नाम जो है चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और गंगोत्री भी आपका उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजा जी है और फूलों की घाटी ये भी आपकी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। फिर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपने याद रखना है माओलिंग और नामदफा। फिर असम की बात करें तो असम के भी जो नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने असम के सारे ही याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले है डिब्रू साइखोवा, दूसरा है काजीरंगा। काजीरंगा में आपको पता है कि काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है, इसलिए काजीरंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें से जो आपको क्वेश्चन है वो वहाँ पर आया हुआ मिलेगा, ठीक है। मानस जो है ये भी आपका असम में है। ओरांग और नामेरी ये भी आपके असम के नेशनल पार्क हैं। फिर अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में आपका एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कंचनजंगा, ठीक है। फिर आपने याद रखना है नागालैंड में। नागालैंड का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नागालैंड में आपका इंटाकी है। मेघालय का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने नौक्रेक जो है ये याद रखना है, नौक्रेक पूछा जाता है। नौक्रेक आपका मेघालय में है, ठीक है। फिर देखिए आप मणिपुर। मणिपुर में जो सबसे ज़्यादा याद रखने के लिए है वो है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, पानी पर तैरता हुआ। देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन कहूँगी, और इसमें से जो क्वेश्चन है वो आ भी चुका है एग्जाम में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है, एकमात्र जो नेशनल पार्क है ये दुनिया का जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झारखंड की। अगर बात की जाए तो झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, और बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश में आपने एक याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क आपने मध्य प्रदेश के देख लेने हैं, बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, संजय, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा, वन विहार, माधव और पेंच, ठीक है।
फिर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये जो पेंच है आपका, पेंच नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो है ये शेयर है, ठीक है। शेयर होता है दोनों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपका चंदौली है, गुगामल है, नवेगांव है, पेंच है, संजय गांधी है और टटोबा है। फिर हम देखते हैं ओडिशा। ओडिशा में से जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है भितरकनिका नेशनल पार्क, क्योंकि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये जो है ऑलिव रिडले जो कछुए हैं, ऑलिव रिडले कछुओं की एक प्रजाति है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो है भितरकनिका नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ठीक है। इसलिए आपने याद रखना है भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और सिमलीपाल भी आपने याद रखना है, भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों ही उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात में है आपका ब्लैक बक जो आपने याद रखने हैं, और गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है एशियाई शेर जो है वो पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। और फोर्थ है आपका मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क जो है ये कच्छ की खाड़ी में है। फिर हम देखते हैं कर्नाटक के अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदीपुर इंपॉर्टेंट है और बनेटघट्टा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपके कर्नाटक में है, और राजीव गांधी भी आपका कर्नाटक में है। केरल के नेशनल पार्क की बात की जाए तो अन्नामुडई, आपको पता ही होगा कि अन्नामुडई कहाँ पर है, ठीक है। तो साउथ में है ये, केरला में। आप इस तरह से जो है थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। और प्राम्बिकुलम और पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है ये आपकी केरला में पड़ती है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरला में ही है, ठीक है। और अगर साइलेंट वैली परियोजना आपसे पूछी जाए तो वो भी आपकी केरला में ही है। अगर आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे ना तो आपको बाकी के क्वेश्चन खुद याद रह जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि साइलेंट वैली केरला में है तो बाकी की चीज़ें भी अगर एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास है ये इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट में ये चला हुआ है गुरु घासीदास, इसलिए आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा या फिर बक्सा भी आप कह सकते हैं, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन, ठीक है। जल्दापारा भी आपने याद रखना है, ये आपके पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क है। फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपके बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें आपने जो है याद रखना है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। कैंपबेल भी आपने याद रखना है, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये जो है हमने कुछ नेशनल पार्क डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको एक बार खुद से देख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि हिमिश जो नेशनल पार्क है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो अब आपका लद्दाख में है। उस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर में था, बट जब से जो लद्दाख है अलग से यूनियन टेरिटरी बना है तो हिमिश जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और वो आपका लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो आपने नेशनल पार्क भी याद रखने हैं, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए सबसे पहले आप मैप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जो है हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है कुछ गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं और कुछ नदियाँ जो हैं वो आपकी गिरती है अरब सागर में। ये आप देख रहे हैं कि ये अरब सागर की ओर गिर रही हैं, ठीक है। तो हम जो है इन प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है या फिर कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रायद्वीप भारत क्या होता है। हमने ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो हम बात कर रहे हैं ये है आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप होता है एक ऐसा भाग, एक ऐसा स्थल जो तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ नीचे जो है ये आपका है हिंद महासागर, ठीक है। तीन ओर से ये पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है ये आपका जमीन से लगा हुआ है, ये आपका जमीन से लगा है। तो ये हुआ आपका प्रायद्वीप, ठीक है। तो भारत का कौन सा हिस्सा जो प्रायद्वीपीय कहलाता है, तो वो है आपका दक्षिणी जो हिस्सा है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ओके। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है और अरब सागर की तरफ कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, आपको पता है ये है आपका बे ऑफ बंगाल। हम देखते हैं सबसे पहले, मैं जूम कर लेती हूँ,
देखिए ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं सुवर्णरेखा नदी, जो कि आपकी कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं ब्राह्मणी नदी, ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और महानदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है आपकी महानदी, ठीक है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्यों इंपॉर्टेंट है महानदी? क्योंकि आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड बांध, वो आपका महानदी पर बना हुआ है, ठीक है, इसलिए महानदी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो महानदी भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके अलावा आप देख रहे हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी आपकी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और ये है आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। पेन्नार नदी भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और पल्लार नदी, ये देखिए पल्लार नदी, ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से आपकी शुरू होती है नर्मदा नदी, जो कि आपकी कहाँ गिर रही है, ये आपका अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। तो ये आपकी अरब सागर में गिर रही है नर्मदा नदी। और नेक्स्ट है आपकी, ये नर्मदा के ठीक नीचे है आपकी ताप्ती नदी या फिर तापी, ये भी जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, पंबा, परियार, भरतपुंजा और मांडवी, ये बाकी जो मैंने आपको नाम बताए ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि मैप पर जो है इतने ज़्यादा नहीं दिखाई गई है। मैप पर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वही बताई गई हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं माही यहाँ पर गिर रही है, ठीक है। तो माही, साबरमती, ये आपकी साबरमती है जो कि आपकी अरब सागर में गिर रही है। ये है आपकी नर्मदा और ये है आपकी तापी, ये चारों ही नदियां जो है अरब सागर में गिर रही हैं। इनके अलावा भी कुछ नदियां हैं जैसे घग्गर है, लूनी है, पंबा है, परियार है, भरतपुंजा है और मांडवी है, ये नदियां भी आपकी अरब सागर में गिरती हैं। बट ये छोटी छोटी नदियां हैं, अगेन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उनको पहले करेंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी नदियाँ जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं और कौन कौन सी नदियाँ जो है वो आपकी अरब सागर में गिर रही हैं, ठीक है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके पास, हम सबसे पहले जो है हम बे ऑफ बंगाल की नदियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं महानदी, ठीक है। ये आपकी महानदी यहाँ से ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो महानदी जो है ये वाला जो एरिया है जहाँ से आपको महानदी का उद्गम स्थान दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर से के सिहावा से निकलती है महानदी और कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो महानदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो वो आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हीराकुंड बांध बना हुआ है, और हीराकुंड बांध कहाँ बना है, ये आपका उड़ीसा वाला हिस्सा है। उड़ीसा में जो है महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित जो हीराकुंड बांध है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो देखिए जो बांध है उनको बनाने के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि पहला है आपका बाढ़ की रोकथाम, दूसरा है जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए भी हम जो है डैम लगाते हैं, तो विद्युत उत्पादन भी है, और बाढ़ की रोकथाम के लिए जो आपका महानदी पर जो हीराकुंड बांध बनाया गया है उसका जो मेन मकसद था बनाने का वो था बाढ़ की रोकथाम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ आ जाती थी, इसलिए जो है आपका हीराकुंड बांध बनाया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी गोदावरी, ठीक है, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये निकलती कहाँ है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है इसका उद्गम हो रहा है। तो ये कौन सा हिस्सा है, आपको पता है कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के कहाँ से, और महाराष्ट्र में जो है ये त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपकी गोदावरी नदी, और कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, अगर यहाँ पर तो नहीं दी गई हैं, बट मैं आपको दिखवा देती हूँ, अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा और इंद्रावती, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और आपने याद रखना है कि तेलंगाना से होकर ये जाती है गोदावरी, और तेलंगाना में जो है कालेश्वरम बांध जो है वो बना है गोदावरी नदी पर, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये फैक्ट भी याद रखना है कि दक्षिण भारत की, ठीक है, ये जो आपका दक्षिण भारत है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी, ओके। और ये जो है महाराष्ट्र से शुरू होती है जैसे मैंने आपको बताया, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होती हुई ये आपकी गिरती है
बे ऑफ बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है आपकी कृष्णा नदी। ये है आपकी कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा जो रिवर है वो आपकी निकल रही है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी, क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर आपसे उत्तरी भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेंगे तो आपको पता है कि गंगा सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर आपसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ ली जाएगी, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी कृष्णा, गोदावरी के बाद। तो इसका जो उद्गम है वो भी महाराष्ट्र से ही होता है, दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती हैं, गोदावरी और कृष्णा, लेकिन अलग अलग स्थानों से निकलती है। कृष्णा जो है वो आपकी महाबलेश्वरम से निकलती है, और जो गोदावरी है वो आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई जो है बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर गिरती है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो रिवर है वो है हमारे पास कावेरी, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये आप देख सकते हैं। तो कावेरी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तमिलनाडु में जो है इसको पोन्नी कहा जाता है, पोन्नी, ठीक है। ये भी आपने नाम याद रखना है अगर पूछ लिया जाए तो। और कावेरी जो है ये पानी की शुद्धता और वर्ष भर प्रवाह के कारण जो है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण की जो गंगा है वो आपकी कावेरी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है वर्ष भर पानी रहता है, इसका जो पानी है वो ख़त्म नहीं होता है, वो सूखता नहीं है, इसलिए दक्षिण की गंगा आपके कहा जाता है कावेरी रिवर को, ठीक है। इसका जो उद्गम है वो हुआ था आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है ये कर्नाटक में। ये आपका कर्नाटक है, ये आपका कर्नाटक है, और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से आपकी कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। और ये बहती हुई जाती है कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से, और गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है। तो ये आपकी निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, सतपुड़ा रेंज में अमरकंटक से निकलती है, और कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। और नर्मदा जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें जो है पिछली बार भी क्वेश्चन आया था नर्मदा रिवर से, तो आपने याद रखना है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी हमने बात की थी, जिसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपकी निभाई थी मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है। ये आपकी मध्य प्रदेश से होकर, महाराष्ट्र से होकर, गुजरात से होकर जो है फिर जाकर अरब सागर में गिरती है, तो आपने ये भी याद रखना है। और विंध्य और सतपुड़ा के मध्य जो है ये भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए आपको पता है ये हमारा जो है ईस्ट साइड है, और इसको जो है वेस्ट साइड कहते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को बहती है ये, ठीक है। और इसको जो है ऊपर जो है आपकी विंध्या रेंज है, और नीचे की तरफ को जो है आपकी सतपुड़ा है, उनके बीच से ये बहती है, इसलिए जो है इसको भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर है आपके पास तापी। ये जो तापी जो रिवर है ये भी आपकी सतपुड़ा रेंज में से निकलती है मुल्ताई की पहाड़ियों में से, और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, आपने याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश से आपकी ताप्ती नदी जो है वो निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। पिछली बार जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि नर्मदा और तापी जो नदियां हैं उनके बीच में कौन सी रेंज है, तो उनके बीच में है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। क्वेश्चन आपने याद रखना है। लूनी नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, और ये कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी साबरमती रिवर, जो कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रिवर है और अरब सागर में गिरती है। ये आपकी राजस्थान से निकलती है, ये आपका राजस्थान वाला हिस्सा है। राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है, साबरमती, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी इसका प्रवाह है, गुजरात में प्रवेश करती है, और अहमदाबाद से होती हुई जो है ये गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। ये आपका गल्फ ऑफ खंबात वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर जो है अरब सागर में ये मिल जाती है। फिर है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है माही। माही जो रिवर है ये जो है आपकी मध्य प्रदेश से, ये आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। मध्य प्रदेश में जो विंध्या रेंज है वहाँ से निकलती है माही रिवर, और कहाँ गिरती है? ये आपकी अरब सागर में गिरती है। माही रिवर जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। आपको पता है कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो माही रिवर जो है ये दो बार जो है आपकी जो कर्क रेखा है उसको काटती है।
इसलिए माही रिवर इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार क्वेश्चन इस तरह से आया था कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है आपकी माही रिवर। ठीक है, आपने याद रखना है। तो हम आज जो है हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को कवर कर लिया है और हिमालयन नदियों को जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो आपके लिए टॉपिक रहेगा वो आपको साइकोलॉजी से रहेगा, क्योंकि सारे बच्चों की डिमांड ज़्यादातर साइकोलॉजी की है। तो हम सबसे पहले साइकोलॉजी ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट्स करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी वीडियोस बनी हैं आज तक उनको आप जाकर देख सकते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए किसी चीज़ की तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।